गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी अधिगम। आज हम लोग लर्निंग के मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन को देखेंगे। साथ ही साथ लर्निंग टास्क यानी अधिगम कार्य क्या होता है उसको देखेंगे। और अधिगम कार्य के अंतर्गत अधिगमकर्ता का व्यवहार यानी लर्नर बिहेवियर और एक शिक्षक का व्यवहार यानी टीचर बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर दिन नए अनुभव एकत्र करता है। ये नए अनुभव उसके व्यवहार में बदलाव लाते हैं। इस प्रकार नए अनुभवों को इकट्ठा करने और उनके व्यवहार को बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। यानी कोई भी नया ज्ञान या कोई भी नया ज्ञान को हम एडॉप्ट करते हैं या अपने अंदर समाहित करते हैं और उसके बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वही अधिगम कहलाते हैं। और चाहे कोई भी ज्ञान हो या शिक्षा हो, वो हमें कहाँ से मिलती है, तो शिक्षा हमें दो तरह से मिलते हैं। एक होते हैं औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा नियमित रूप से प्राप्त होता है, वो फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा, वो हम अपने परिवार के माध्यम से, अपने आस पड़ोस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, या जो भी सोर्सेज हो इस तरह के, उस माध्यम से जब हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अब लर्निंग को और अच्छे से समझने के लिए इसके परिभाषा पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला जो परिभाषा है वो गेट्स महोदय का है। क्या है? लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी सीखना जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा दिया गया है। क्या है? लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यानी सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अधिग्रहण है। अब इसके अर्थ और इसकी परिभाषा यानी अधिगम का अर्थ और अधिगम के परिभाषाओं को हमने देखा। अब इनसे कौन कौन सी चीज़ निकल के आ रही है इसे हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा, देयर आर बोथ लर्निंग प्रोसेस एंड रिजल्ट। सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। थर्ड, लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट प्रोसेस। सीखना एक समायोजन प्रक्रिया है। फोर्थ, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीखना जो है समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है। फिफ्थ, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। यानी सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। सिक्स्थ, लर्निंग इज ए सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यानी सीखना एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, लर्निंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। यानी सीखना एक बौद्धिक गतिविधि है। 8, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी सीखना सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। 9, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मेंटल एबिलिटीज़। यानी सीखना जो है वो मानसिक क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है। 10th, लर्निंग इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। यानी
सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। 11th, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। ये सारे पॉइंट को अगर हम समझ जाएं तो लर्निंग को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि लर्निंग क्या है और उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लर्निंग टास्क क्या है, अधिगम कार्य क्या है, उसको हम देखेंगे। तो अधिगम कार्य किसी भी क्लास में जब हम शिक्षक जाते हैं तो एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी छात्र और शिक्षक के बीच एक वार्तालाप होती है। किस प्रकार की? शिक्षा से जुड़ी हुई, है ना। और कोई भी टीचर जब एक नया टॉपिक लेके क्लास में जाता है तो उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद वो यही चाहता है कि उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर छात्र दे पाएंगे। तो अधिगम कार्य तभी सफल माना जाता है जब आपके टॉपिक ख़त्म होने के पश्चात आप उससे जुड़ी हुई सारे प्रश्नों का उत्तर छात्र के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो अगर हम क्लास में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा तो हम बच्चों से यही अपेक्षा करेंगे कि वो पर्यावरण प्रदूषण को डिफाइन कर पाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों को का वर्णन कर पाएंगे, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन कर पाएंगे, पर्यावरण के कारणों का वर्णन कर पाएंगे। और जब ये पूर्ण हो जाता है तब क्या होता है, अधिगम कार्य को सफल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लर्नर बिहेवियर, यानी एक शिक्षार्थी का या अधिगमकर्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो शिक्षार्थी के व्यवहार में शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित सामूहिक गतिविधियां शामिल हैं। यानी एक स्टूडेंट अपने क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे उसके बिहेवियर में इंक्लूड किया जाता है। यानी एक स्टूडेंट अगर क्लास में वो किस प्रकार से बैठा हुआ है या वो किसी भी लेक्चर को किस प्रकार से सुन रहा है, किस प्रकार से टीचर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, या वो कोई भी चीज़ बताया जा रहा है उसको नोट कर रहा है, ये सारा एक्टिविटीज़ जो एक क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट के द्वारा होते हैं वो सारा एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, शिक्षार्थी के या लर्नर के बिहेवियर में आते हैं। उस टॉपिक के प्रति उनकी जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति क्या रुचि है, पूर्व ज्ञान क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, ये सारा चीज़ उसके व्यवहार में आ जाता है। लेकिन एक अधिगमकर्ता का व्यवहार दो तरह के होते हैं, एक प्रवेश व्यवहार होता है और एक अंतिम व्यवहार होता है। प्रवेश व्यवहार और अंतिम व्यवहार यानी एक एंट्री बिहेवियर और एक एंड बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर में क्या होता है, जब भी कोई शिक्षक किसी नए टॉपिक को लेके जाता है तो उस टॉपिक के प्रति बच्चों का रुचि या उसके टॉपिक के प्रति जो उसका पूर्व ज्ञान है या उसके प्रति जो दृष्टिकोण है, ये उसका प्रवेश व्यवहार है। यानी उस टॉपिक से संबंधित बच्चे जितने भी चीज़ों को जान रहे हैं वो प्रवेश व्यवहार है। लेकिन अंतिम व्यवहार क्या होगा, यानी एंड बिहेवियर। जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न होंगे उसको वो सॉल्व कर पाएंगे। ये उनका अंतिम व्यवहार होगा। तो दो तरह का व्यवहार होता है, एक प्रवेश व्यवहार, एक अंतिम व्यवहार। प्रवेश व्यवहार में बच्चों को उस टॉपिक से प्रति पूर्व ज्ञान होता है, रुचि होता है, दृष्टिकोण। लेकिन अंतिम व्यवहार में वो बच्चे उस टॉपिक को अच्छे तरह से समझ जाएंगे और उस टॉपिक के प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा। ये हो गया लर्नर बिहेवियर। अब एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए,
तो शिक्षक का व्यवहार हमेशा बच्चों के प्रति अच्छा होना चाहिए। यानी एक शिक्षक को हमेशा अच्छी शिक्षा देने के लिए एक अच्छे वातावरण का स्थापना करना चाहिए, एक अच्छे माहौल का निर्माण करना चाहिए। अब टीचर बिहेवियर के अंतर्गत भी बहुत सारी बातें आती हैं, उन पे हम लोग नज़र डालते हैं। सबसे पहला आता है शिक्षक का व्यक्तित्व, टीचर्स पर्सनैलिटी। तो शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तित्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व होने की संभावना दर्शाता है। यानी कोई भी व्यक्ति है, ये उसका व्यक्तित्व बताता है। ठीक, यानी पर्सनैलिटी के अंदर हम सारे आपके अंतर्गत जितनी मतलब गुण हैं, उन सारे गुणों को पर्सनैलिटी के अंदर रखते हैं हम लोग। पर्सनैलिटी क्या होता है? गुणों का समुच्चय होता है, मतलब गुच्छा होता है। अब शिक्षक का जो व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ दे रहा है कि शिक्षक का व्यवहार उसके व्यक्तित्व के साथ साथ शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी निर्भर करता है। यानी एक शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो उसके शिक्षार्थी पे प्रभाव डालता है। शिक्षक चाहे किसी प्रकार का भी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ करता हो, वर्बल या नॉन वर्बल, जिस प्रकार का भी कम्युनिकेशन शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होती है, हमेशा उसे अच्छा रखना चाहिए। शिक्षक हमेशा ही उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किसके प्रति? शिक्षार्थियों के प्रति, यानी जो अधिगम करता है उसके प्रति आपका सोच, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। ठीक, और आगे देखें तो आते हैं शिक्षण शैली में, यानी टीचिंग स्टाइल। अब टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए? शैली जो स्टाइल होता है, स्टाइल का मतलब शैली यानी तरीके को आप यूँ समझ सकते हैं जैसे आपके खाने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, उसी प्रकार आपके पढ़ाने का तरीका, यानी शिक्षण शैली कैसा होना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षण शैली या प्रत्येक शिक्षक बोले हम तो शिक्षक का जो शिक्षण शैली है वो अलग अलग होता है। हर शिक्षक का शिक्षण शैली एक जैसा नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना। जिस प्रकार आप सारे लोग का कपड़े पहनने का तरीका या लिखने का तरीका अलग अलग है, उसी प्रकार शिक्षण शैली भी अलग अलग होता है। और एक शिक्षक की शिक्षण शैली भी विभिन्न अवस्थाओं में चेंज होते रहता है। अगर आप क्लासरूम में हैं तो आपकी शिक्षण शैली अलग होगी। आप अगर प्रैक्टिकल रूम में जाइएगा, बच्चों को प्रैक्टिकल करवाइएगा, तब आपकी शिक्षण शैली अलग हो जाती है। आप अगर प्लेग्राउंड में हैं, बच्चों को खिलवा रहे हैं, तो वहाँ आपकी शिक्षण शैली अलग हो जाती है। तो एक टीचर के भी अलग अलग अवस्थाओं में शिक्षण शैली चेंज होते रहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। औपचारिक प्राधिकरण यानी फॉर्मल अथॉरिटी। फॉर्मल अथॉरिटी क्या होता है? फॉर्मल अथॉरिटी के अंदर हम लोग उन चीज़ों को रखते हैं, ये अभी जो भी बता रहे हैं वो शिक्षक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो एक ऐसी शैली है, ये टीचिंग शैली है, टीचिंग स्टाइल ही है ये। तो एक ऐसी शैली है जो टीचर सेंटर्ड होती है, यानी इसमें छात्र प्रमुख भूमिका में होते नहीं सॉरी इसमें शिक्षक प्रमुख भूमिका में होते हैं। टीचर सेंटर्ड स्टाइल है ये,
जैसे लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है, शिक्षक किसी टॉपिक को लेके आते हैं क्लास में, एक जगह पे खड़े हो जाके उस टॉपिक से संबंधित लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। इसमें छात्रों की उपस्थिति तो होती है लेकिन वो गौण होती है, यानी छात्र सिर्फ इसमें सुन रहे होते हैं। दूसरा आता है प्रदर्शनकारी या व्यक्तिगत मॉडल, यानी डेमोस्ट्रेटर और पर्सनल मॉडल। इसमें ये भी शिक्षक केंद्रित ही कहलाता है, क्योंकि शिक्षक इसमें एक डेमोस्ट्रेटर का काम करते हैं। यानी अगर प्रैक्टिकल रूम में आप जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, टीचर जिस तरह से बताते हैं बच्चे उस तरह से प्रयोग करते हैं, यानी टीचर यहाँ पे डेमोस्ट्रेटर के रूप में कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं सूत्रधार यानी फैसिलिटेटर। इसे गाइड बाय द साइड मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, यानी गाइड का रोल प्ले करता है एक टीचर, लेकिन साइड में रह के। यानी टीचर किसी चीज़ को गाइड करता है और बच्चे उस चीज़ को पूरा करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट को उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट अगर दिया जाता है किसी बच्चे को, तो टीचर उसे सिर्फ गाइड करता है और बच्चे उसे बनाते हैं। तो इसीलिए इसको गाइड बाय द साइड मॉडल के रूप में जाना जाता है शैली को। नेक्स्ट है डेलीगेटर। डेलीगेटर क्या होता है? ये छात्र केंद्रित स्टाइल है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक की जो उपस्थिति होती है वो नामात्र होती है। उदाहरण के तौर में इसमें देखते हैं असाइनमेंट। आप कोई असाइनमेंट अगर बच्चे को दे दिए, उसके बाद बच्चे उसे किस तरह से बना के लाएंगे वो उसके ऊपर निर्भर करती है। आपकी भूमिका वहाँ पे नहीं होती है ना। तो ये छात्र केंद्रित शैली है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है शिक्षक की उम्मीदें, यानी एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी एक शिक्षक क्या उम्मीद करता है। एक शिक्षक क्या उम्मीद करता है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक शिक्षक की। तो हमेशा एक शिक्षक यही अपने बच्चों से यही एक्सेप्ट करता है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को बच्चे अच्छे से समझ सके होंगे, और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर बच्चे अच्छे से दे सकेंगे। लेकिन ये एक शिक्षक का आत्मपूर्व भविष्यवाणी होती है कि बच्चे ऐसा करेंगे। कभी कभी इसका विपरीत भी हो जाता है, जब बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये एक शिक्षक का आत्मपूर्ण भविष्यवाणी है कि बच्चे हमारे जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके ख़त्म होने के बाद ये इसका उत्तर दे पाएंगे। तो हमेशा एक शिक्षक बच्चे से यही उम्मीद करेगा कि हमने जो भी पढ़ाया है वो बच्चे अच्छे से समझ के उसको अच्छे से जान सके और उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आए उसका जवाब दे पाए। तो ये था अधिगम को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक पे। ओके।